हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैलेंडर। जो यूपी पुलिस में जिसका 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और अन्य जो एसएससी लेवल के एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ये मेरा पहला लेक्चर है, तो हम बात करते हैं कैलेंडर के ऊपर। कैलेंडर के बारे में हम आपको बता दें कि जो अभी हमारे घरों में कैलेंडर उपलब्ध है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन इससे पहले भी 2 टाइप के कैलेंडर हुआ करते थे जिन्हें हम हिंदू कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो हिंदू कैलेंडर क्या है, पहले थोड़ा सा उसे देख लेते हैं, फिर बाद में आगे चल के बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। हिंदू कैलेंडर में 2 तरह के कैलेंडर थे। एक था विक्रम संवत और एक था शक संवत। जो शकों के काल में आया था उसे शक संवत कहा गया, और जो इससे पहले आया था विक्रम, तो उसे विक्रम संवत के नाम से कहा, विक्रम संवत कहा गया। संवत का मतलब एक तरह से उस समय का कैलेंडर ही है। इसके बाद जो आया उसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या था ये ग्रेगोरियन कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या था? देखिए, किसी भी डेट का अनुमान लगाने के लिए, किसी भी डेट का पता करने के लिए एक पैरामीटर होना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ से शुरुआत हो और कहाँ पे जाके वो चीजें खत्म हो। तो इस चीज को देखते हैं। ग्रेगोरियन ने कहा, ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत है ना, वह शून्य से कही जा रही। शून्य का मतलब क्या है? शून्य का मतलब क्या है? ईसा मसीह का जन्म जब हुआ है उसे शून्य काल माना गया है। ईसा मसीह के जन्म को शून्य काल माना गया है। शून्य का मतलब ईसा मसीह का जन्म। अब जब ईसा मसीह के जन्म को शून्य काल माना गया है, तो इस जो हिंदू कैलेंडर है इसको इस हिसाब से ही 2 छोटे-छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया गया। जैसे यहां मैं 0 लिख देता हूं। ईसा मसीह का जो जन्म है उस टाइम में, और यहां से थोड़े वर्ष पहले, सॉरी बाद में, और इससे थोड़े वर्ष पहले। तो जो विक्रम संवत था वह ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पहले, तो ये पहले हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे? ईसवी पूर्व। जो चीज ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई है उसे ईसवी पूर्व के नाम से हम कहेंगे। ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व कितने वर्षों पहले? 57 वर्षों पहले। तो वो कौन सा कैलेंडर था? विक्रम संवत। विक्रम संवत। और ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद, कितने सालों बाद? 78 साल बाद। तो बाद है, तो उसे सीधे 18वीं ईस्वी कहा जाए। ठीक है। वो कौन सा कैलेंडर था? शक संवत। यानी ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले हमारे यहाँ एक कैलेंडर चला कर रहा था, उसका नाम था क्या? विक्रम संवत। और 78 साल बाद एक कैलेंडर प्रचलन में था जिसका नाम था शक संवत। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को
विक्रम संवत में परिवर्तित कीजिए। विक्रम संवत में बदलिए। इस बात का क्या मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। जैसे मैं कहूँ कोई ग्रेगोरियन कैलेंडर में, मान लीजिए 2010 की ही बात कर लेते हैं, 2010 का कोई कैलेंडर है ग्रेगोरियन, तो अगर मैं कहूँ आपसे विक्रम संवत में क्या होगा, मतलब अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2010 चल रहा होगा तो विक्रम संवत के कैलेंडर में उस समय कितना चल रहा होगा। तो आप कहेंगे सर ग्रेगोरियन कैलेंडर कितने वर्षों पहले से चालू है, 57 वर्षों पहले से, तो इसमें से कितने माइनस करेंगे, 57 माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस करेंगे कितने, 57। जब 57 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, देखिए 210, सॉरी 2010 में से 57 माइनस करेंगे, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ कितना बचेगा, जीरो जीरो, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 1, 153 वर्ष, 153 वर्ष। यानी 2010 का कैलेंडर है वह विक्रम संवत में कौन से ईयर का कैलेंडर चल रहा है, विक्रम संवत के हिसाब से वह कैलेंडर 1953 का है, 1953 का है। इसी तरह अगर हम बात करें जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को कहाँ परिवर्तन करने की बात करें, शक संवत में परिवर्तन करने की बात करें तो कैसे करेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं, जरा नोट करिए। ठीक है, नोट तो हो गया होगा ना, मिटा देते हैं अब इसे और बात करते हैं। हमने बताया था हिंदू कैलेंडर को दो पार्ट, विक्रम संवत, शक संवत, और ग्रेगोरियन, सॉरी ग्रेगोरियन नहीं, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जो है ईसा मसीह का जब जन्म हुआ है तब से मानी गई है, और यहाँ से दो पार्ट को बनाए जाएंगे, एक शक संवत और एक विक्रम संवत। विक्रम संवत कितने वर्ष पहले, 57 वर्ष पहले, और जो शक संवत है वो 78 साल बाद आया है, तो उसके बारे में भी चेक कर लेते हैं। ये हमने बता दिया, आगे समझते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को शक संवत में परिवर्तन, देखिए इस बात का क्या मतलब है। जैसे मैंने 2010 लिया था तो मैंने आपको शक विक्रम संवत में बदल के दिखाया था, उसी प्रकार अगर मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर को शक संवत में बदलना चाहूँ तो क्या करेंगे, जैसे 2010 ही लिया है हमने, कितना 2010 लिया है, और इसमें कितना जोड़ना होगा, क्योंकि शकों का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के 78 साल बाद आया था, तो 78 इसमें जोड़ देंगे। जब 78 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 1 8 और 0 और 2। यानी अगर कोई समय 2010 चल रहा था, उस समय शकों के कैलेंडर के हिसाब से कौन सा सन चल रहा था, 2088 चल रहा था। उनका कैलेंडर हमारे कैलेंडर से कितना दिन आगे है, 78 साल आगे। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए, मिटा दें इसे। अब बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, अब वहां से हम बात करें। ठीक है, देखिए जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम वो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाते हैं तो आगे चल के स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे आगे तो सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा
कि आप कैलेंडर के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे विदाउट एनी डाउट। अगर कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आगे आगे बात करते हैं हम। जैसे कैलेंडर में दो तरह, ग्रेगोरियन कैलेंडर में दो तरह के वर्षों को जगह मिली थी। एक का नाम था साधारण वर्ष और एक का नाम था लीप वर्ष। कौन कौन से वर्ष? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। क्या कहा था ग्रेगोरियन सर? उन्होंने बताया कि कैलेंडर को दो पार्ट में बांटा, दो सालों, दो अलग अलग नाम के सालों में बांटा। एक का नाम कहा साधारण वर्ष और एक का नाम कहा लीप वर्ष। अच्छा, लीप वर्ष क्या होता है? उन्होंने इस परिभाषा को समझने के लिए एक छोटा सा जुगाड़ बताया कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरह कट जाएं, उन्हें लीप वर्ष कहते हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरह कट जाए उन्हें लीप वर्ष कहते हैं। अब जैसे मुझे चेक करना है 1924 ये लीप वर्ष है या नहीं है, बताएं आप मुझे। ये तो लीप वर्ष है, लेकिन मुझे देख के कैसे पता चल गया ये लीप वर्ष है? तो एक नियम होता है 4 से डिविजिबल का नियम, 4 से विभाजन का नियम। यहां लिख देता हूं, 4 से विभाजन का नियम। क्या होता है ये नियम? इस नियम के बारे में जानते हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जिनके अंत के दो अक्षर, ऐसी संख्या जिनके अंत के दो अक्षर 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे, यानी वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर समझाता हूं। ऐसी संख्याएं जिनके अंत के दो अंक 4 से पूरी तरह कट जाएं, वे संख्याएं 4 से विभाजित होंगे। ऐसी संख्याएं जिनके अंत के दो अंक 4 से पूरी तरह कट जाए, वे संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। जैसे मेरे कहने का क्या मतलब है? जैसे मैं आपसे कहूं 124, इसका मतलब अंत के दो अंक 24 है, और क्या ये 4 से पूरी तरह कट जाएंगे? हाँ सर, कट जाएंगे। 6 चौका 24, यानी 124 जो है वो पूरी तरह 4 से कट जाए। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक आध क्वेश्चन और लेके देखते हैं। 196, क्या ये इसके अंत के दो अक्षर जो है वो 4 से कट जाएंगे? चेक करिए 4 दूनी 8, एक इसको दे दिया 16 और 4 चौके 16, हाँ कट जाए, यानी ये भी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मैं बात करूं, क्या ये 4 से कट जाएगा? हाँ, चेक करते हैं। अंत के दो अक्षर कितने हैं? 72, और 72 को भाग लगाएंगे 4 से,
4 एकम में 4 बच गया, 3 3 इसको दे देगा 32, 8 चौके 32, 32 से 72 4 से पूरा कट गया, यानी ये संख्या पूरी की पूरी जो है और 4 से कट जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे यह इसके अंत के 2 अक्षर 4 से कट रहे हैं तो ये लीप वर्ष, जैसे हम बात करें 2032, तो अंत के 2 अक्षर 4 से कट रहे हैं, ये भी लीप ईयर है। जैसे हम बात करें 1976, क्या इसके अंत के 2 अक्षर 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, तो ये भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें 2010, क्या अंत के 2 अक्षर 4 से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं, तो ये नहीं होंगे। जैसे हम बात करें 2000, ये क्या है, ये है क्या, लीप वर्ष है क्या, बिल्कुल। देखिए हमने ये तो बता दिया कि जो 4 से कटे वह साधारण लीप वर्ष होते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, जिनके अंत में 2 शून्य आते हैं, वो भी लीप वर्ष की श्रेणी में, लीप वर्ष नहीं होते, लीप वर्ष की श्रेणी में आते हैं। वो क्या कहलाते हैं, लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। कौन से वर्ष कहलाते हैं, लीप शताब्दी वर्ष। जरा इन्हें नोट कर लीजिए, नोट तो हो गया होगा। मैं बता रहा था कि ये भी लीप वर्ष की श्रेणी में आता है, लेकिन इसे लीप वर्ष ना बोले, हम कौन सा वर्ष बोलते हैं, लीप शताब्दी वर्ष। हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे वर्ष जो 4 से कट जा रहे थे उन्हें लीप कह रहे थे। तो साधारण वर्ष कौन से होंगे भाई, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरह ना कटे वह सभी वर्ष साधारण वर्ष होंगे। लिख देते हैं, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरह ना कटे उन्हें साधारण वर्ष कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का ये मतलब है, जैसे मैंने कहा 2011, क्या ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो साधारण है। 2015, क्या ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो साधारण है। 2018, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, साधारण है। 1859, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो साधारण है। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कुल मिला जुला के कि ऐसे वर्ष जो 4 से नहीं कटेंगे वह कौन से वर्ष होंगे, वह सभी के सभी क्या होंगे, साधारण वर्ष की श्रेणी में आएंगे। कौन से वर्ष की श्रेणी में आएंगे, साधारण वर्ष की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसी में समझते हैं साधारण, इसे मिटा देगा, पहले इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए साधारण वर्ष में क्या होता है, जैसे साधारण वर्ष जब हमने पता कर लिया कौन से साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या के बारे में चर्चा कर लेंगे। देखिए साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, दिन होते हैं, 5 घंटे होते हैं और 48 सेकेंड होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट होते हैं। लेकिन देखिए क्या हम आपसे बताया परीक्षा में जब भी ये प्रश्न आए कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन, तो आप और कुछ ना लगा के सीधे 365 दिन ही लगाएं, यही उत्तर सही है। कुछ लोग बताते हैं नहीं 365 से 1/4 ज्यादा सही है, कुछ लोग बताते हैं नहीं 365 दिन 6 घंटे, नहीं ऐसा नहीं है। आप इस बात को एकदम क्लियर समझ के चलें कि एक वर्ष में कितने दिन, 365 दिन ही होंगे। कितने दिन होंगे, 365, क्योंकि हम जितना भी कैलेंडर के सवाल लगाएंगे कोई 365 से ही 1/4 पे नहीं करेंगे, 365 से 365 दिन 6 घंटे पे नहीं करेंगे। सारे प्रश्नों को किस पे हल कर रहे होंगे, 365 पे जब हल कर रहे हैं तो कैसे हम कह दें कि किसी साधारण वर्ष में 366 दिन,
365 सही 1/4 दिन होते, ऐसा तो नहीं कहेंगे। हाँ, जानकारी के लिए ये तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि 365 दिन होते हैं, 5 घंटे होते हैं और 48 मिनट होते हैं। लेकिन यही बात अगर हम लीप के साथ करें कि लीप वर्ष में कितने होते हैं, लीप वर्ष में कितने होते हैं, तो हमें बता दीजिए लीप वर्ष में कितने होते हैं भाई, 366 दिन होते हैं। कौन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। यही 5 घंटा 48 मिनट, लगभग 6 घंटा, यही 6 घंटा बढ़ते बढ़ते हर चौथे वर्ष में साधारण वर्ष लीप वर्ष में बदल जाता है, साधारण वर्ष लीप वर्ष में बदल जाता है। और जब वो लीप वर्ष में बदल जाता है तो देखिए हर साल फरवरी 28 की होती है और लीप वर्ष में फरवरी कितने की हो जाती है, 29 की हो जाती है। इस वजह से एक दिन बढ़ जाता है। मैंने आपसे क्या कहा, साधारण वर्ष में जो फरवरी माह है उसमें दिनों की संख्या 28 होती है, लेकिन जब यही प्रोसेस कितने सालों तक चलता है, 4 साल, 4 मतलब हर चौथे साल। जैसे मैं कहूँ पहले साल में कितना बढ़ा, 365, लगभग 6 घंटा है, मतलब दिन का 1/4 हिस्सा, तो 365 प्लस 1/4। अगले साल कितना होगा, अगले साल भी 365 दिन होंगे, लेकिन कितना आगे बढ़ रहा होगा, 1/4 आगे बढ़ रहा होगा। अगले साल भी 365 दिन होंगे, 1/4 आगे बढ़ रहा होगा। ये कौन सा साल है, चौथा साल है। ये कौन सा साल है, चौथा। जब चौथा वर्ष आएगा उसमें भी 1/4 बढ़ जाएगा। तो 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 यदि हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। यदि हर समान होते हैं अंश आपस में जुड़ जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1/4, दैट मीन्स 4/4, और एक कट के आएगा कितना, 1। देखिए साधारण वर्ष में तो 365 दिन थे ही, और एक वर्ष यहाँ एक दिन यहाँ से आ जाता है, तो लीप वर्ष में कितने दिन बन जाते हैं, 366 दिन बन जाते हैं। अब इस एक दिन को कहाँ एडजस्ट कर दिया गया है, इस एक दिन को फरवरी माह में एडजस्ट कर दिया गया है, उठा के फरवरी माह में रख दिया गया है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि लीप वर्ष में जो फरवरी माह है उसमें कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। ये समझ में आ गया है, तो जरा नोट कर लीजिए। तो नोट हो गया होगा। मैंने आपको बताया था कि 365 दिन तो होते ही हैं, हर साल 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 हिस्सा बढ़ता है। तो ये देखिए 1/4, जब मैंने बताया हर समान हो, हर का मतलब नीचे वाली बात, अगर हर समान होते हैं तो हर को एक बार लिखते हैं, और जो अंश हैं वो आपस में जुड़ने का काम करते हैं। तो देखिए 1 + 1 + 1 + 1 4/4, और 4/4 का मतलब 1, और वो एक ही दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। 365 दिन नॉर्मली होते हैं और एक दिन बढ़ जाता है, 366 हो जाता है। यहाँ तक बात की थी, आगे चलते हैं। अब बात आती है दशक, किसकी, दशक। दशक क्या चीज है, इस बात को समझते हैं। दशक क्या होता है, दशक साधारण भाषा में समझे आप, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, दशक। लेकिन उसमें एक शर्त भी है, चेक करिए, हम लिख के बताते हैं आपको। 10 वर्षों का समूह, कितने, 10 वर्षों का समूह दशक कहलाता है। लेकिन शर्त यह है, जो वर्ष हो वह अंत में उसके शून्य आए, तब जाके वो दशक कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। जैसे
लेकिन लेकिन वर्ष के लेकिन वर्षों के अंत में शून्य का आना आवश्यक है। इस बात का क्या मतलब, इस बात को ना समझते। जैसे मैं कहूं कि 1980 से 1990 कौन सा दशक है? ये 90 का दशक है। मैंने आपसे कहा अंत में शून्य का आना जरूरी है। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं सर 88 से चालू करिए और 98 पे खत्म कर दीजिए और कह दीजिए नहीं ये भी दशक है। ऐसा नहीं, परिभाषा के हिसाब से वो क्या चीज कहते हैं कि 1980 से जहां अंत में शून्य हो और 1990 अंत में शून्य हो, तो ये कौन सा दशक है? इसे बोलेंगे 90 का दशक। 90 का दशक तो ऐसे लिखा रहता है 90s या 90 का दशक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपसे 1970 से 1980, ये क्या है? ये किस चीज का दशक है? ये 80 का दशक है, 80s। ठीक है, का दशक। जैसे मैं कहूं 1990 से 2000, ये किसका दशक है भाई? अंत में शून्य तो है, तो ये किसका दशक है? 2000 का दशक है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 0 का दशक है, ऐसा नहीं। ठीक है, दशक किसका है? 2000 का दशक। समझ में तो आ गया होगा ना दशक क्या चीजें? समझ में आ गया है? मिटा दें अब इसे, मिटा दें अब इसे। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगली हेडिंग लगाते हैं। ठीक है, हो गया होगा ये, बात करते हैं आगे। हमने बात की दशक के बारे में, अब आता है सदी। बहुत बार कंफ्यूजन रहता है, सदी क्या चीज है, शताब्दी क्या चीज है, क्या सदी अलग होता है, क्या शताब्दी अलग होता है? ऐसा कुछ नहीं है, सदी शताब्दी अलग नहीं होता। सदी शताब्दी दोनों एक ही चीज है। तो सदी या शताब्दी, क्या परिभाषा होगी सदी या शताब्दी की? इसकी परिभाषा ये है, ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य आते हैं, ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य आते हैं, वे सभी वर्ष सदी या शताब्दी कहलाते हैं। ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य आते हैं, वह सदी या शताब्दी कहलाते हैं। बात करते हैं, लिख देता हूं मैं। ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य आते हैं, ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य आते हैं, उन्हें सदी या शताब्दी कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में समझें तो सदी और शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। कितने वर्षों का? जैसे दशक का मतलब 10 वर्षों का समूह है, उसी प्रकार सदी और शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समूह। दूसरे शब्दों में 100 वर्षों का समूह, क्या? 100 वर्षों का समूह। लेकिन शर्त तो पता ही होनी चाहिए, 0 से शुरू हो और
जीरो पे खत्म। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। लेकिन वर्ष के अंत में दो शून्यों का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ चीजें बताते हैं। जैसे मैं कहूं 1700 से 1800 कौन सी शताब्दी होगी? 18वीं शताब्दी होगी। और देखिए शर्त के हिसाब से वर्ष के अंत में दो शून्य का होना आवश्यक है। देखिए इसके भी अंत में दो शून्य है, इसके भी अंत में दो शून्य है, दो शून्य है। ठीक है, बात समझ लो। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा है कि सर 100 वर्षों का बताएं आप समूह, तो यानी कि 1798 से 1898 तक 100 वर्ष हो गए। नहीं भाई, ये शताब्दी वर्षों में नहीं गिने जाएंगे। शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष जो दो शून्य से प्रारंभ होकर दो शून्य पर खत्म होते हैं उन्हें बोलेंगे। यहाँ 100 वर्षों का जो समूह वो सदी या शताब्दी कहलाएगा। जैसे 1500 से 1600 ये कौन सी शताब्दी थी? 18वीं। कौन सी? 18वीं सदी या शताब्दी भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 18वीं शताब्दी, सदी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसे क्या कौन सी शताब्दी बोलेंगे? 16वीं शताब्दी। जो बाद में होता है वही होगा 16वीं शताब्दी। समझ पा रहे होंगे आप इस बात को? तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट करिए। नोट हो गया होगा? हमने सदी और शताब्दी दोनों चीजों को ठीक से समझ लिया है और आगे बात करते हैं। जैसे बात आ जाए अगर लीप सदी या शताब्दी, लीप सदी या शताब्दी, फिर से लिख देता हूं। लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है? तो इस बात को समझिए कि शताब्दी वर्ष क्या होता है? ऐसे वर्ष जिनके अंत में दो शून्य आते हैं वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। तो लीप शताब्दी वर्ष क्या होंगे? ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह कटते हैं वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह कट जाए उन्हें कौन सा? लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। इस बात का क्या मतलब है? जैसे मैं आपसे बात करूं 1000 या फिर 1200 की बात करता हूं मैं, 1200। देखिए इसके अंत में दो शून्य है, इसका मतलब ये शताब्दी है। तो ये कौन सी शताब्दी है? 1200 शताब्दी है। और इसमें कितने का भाग करें? 400 का। और देखिए दो शून्य से दो शून्य, 4 या 12 पूरी तरह कट गया, तो ये कौन सा वर्ष होगा? लीप शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। जैसे मैं बात करूं 1600,
क्या ये 400 से पूरी तरह कटेगा? कटेगा या नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 4 चौक पे 16 है। तो ये कौन सा वर्ष होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। यानी कंडीशन ये है कि अंत में 2 शून्य आने चाहिए और वह संख्या 400 से पूरी तरह कटनी भी चाहिए। लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं 1500, क्या ये लीप शताब्दी वर्ष है? चेक करते हैं। 400 2 शून्य कट गए, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा तो कैसे लीप शताब्दी वर्ष हो सकता है? ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा। एक और उदाहरण 2000 और 400, क्या ये लीप शताब्दी वर्ष है? बिल्कुल सर, ये लीप शताब्दी वर्ष है। क्यों? क्योंकि 2 शून्य और 5 चौक के 20, यानी ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य आते हैं वह शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। अगर वही वर्ष 400 से पूरी तरह कट जाते हैं तो वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी? और थोड़ा आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि साधारण वर्ष एवं लीप वर्षों को ज्ञात करना, मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में कहता हूं। साधारण वर्ष ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है, तभी आप पूरे कैलेंडर को अच्छे से समझ पाए। साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष ज्ञात करना। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे हम लोग और बात करें। जैसे मैं कहूं 72 वर्षों में, 72 या 73, जो आपको ठीक लगे, 73 वर्षों में कितने साधारण एवं लीप वर्ष होते हैं? क्या हमने प्रश्न कहा है? 72 या 73 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? बात करते हैं। देखिए, लीप वर्षों को ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है? 4 से कटना जरूरी है। तो हम इसे 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम में 4, 3 बचेगा, 3 आएगा और 8 चौक के 32, 1 बच जाएगा। यानी जो यहां आता है, समझिए, जो भागफल के रूप में आता है उसे बोलते हैं लीप वर्ष। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। यानी 73 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? 73 वर्षों में 2 भाग होंगे वर्ष, एक तरफ होगा लीप वर्ष और एक तरफ होगा साधारण वर्ष। तो जो 73 है, 73 में अगर 18 लीप वर्ष हो गए तो कितने साधारण वर्ष हो जाएंगे? 73 में से 18 घटा देंगे तो 13 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। 13 में से 8 घटाएंगे, 5 बच जाएगा। 6 में से 1 घटाएंगे, 5 बच जाएगा। 55 वर्ष कौन से होंगे? 55 वर्ष होंगे साधारण के, 55 वर्ष साधारण के और लीप के कितने? 18 वर्ष होंगे। बात समझ में आ गई है? जरा नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट हो गया है ना? आगे बात करते हैं। दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूं आपको।
100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? क्या हमने कहा 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। तो इसे दो भागों में बांटेंगे। एक तरफ कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। और एक तरफ कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष को निकालने के लिए वर्ष में किससे भाग करना होता है? 4 से भाग करना होता है। तो 100 वर्षों में देखिए, 100 में भाग लगाएंगे किससे? 4 से। तो 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा 0, 5, 20 से कट जाएगा। तो यानी यहां 25 लिख दे। ऐसा नहीं करेंगे। देखिए जब 100 से कम है तब तो ठीक है, आप जो यहां बचे उसे लीप वर्ष आप लिखें। लेकिन क्या आप मुझे बताएं ये 100 भी लीप वर्ष है? नहीं। क्यों नहीं? मैंने बताया आपको, जिन वर्षों के अंत में 2 शून्य होते हैं वो शताब्दी कहलाते हैं। तब तो ये साधारण शताब्दी हुआ ना। अगर 400 आएगा तब ना जाके लीप शताब्दी होगा। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये लीप वर्ष है? ये लीप वर्ष में नहीं गिना जाएगा, शताब्दी में गिना जाएगा। मतलब 100 जो है वो एक अंक है। 100 माइनस कर 100 में 25 में से कितने अंकों को माइनस करना होगा? एक अंक को माइनस करना होगा। आएगा कितना? 24। कितना? 24। कितना? 24। और कितने लीप वर्ष होंगे 100 वर्षों में? 24। एक बार और समझते हैं। 100 में किसकी भाग लगाई? 4 की। आया कितना? 25। लेकिन 100 जो है ये कोई लीप वर्ष नहीं है, ये तो शताब्दी है। और शताब्दी है तो जब वर्ष नहीं है तो क्या एक आपको माइनस नहीं करना होगा? किसकी वजह से करना पड़ा है? 100 की वजह से करना पड़ा है। बचेगा कितना? 24। और 24 क्या होंगे? आपके लीप वर्ष होंगे। ठीक है। अगर 24 लीप वर्ष हुए तो 100 में से जब 24 घटाएंगे तब ना जाके आपको साधारण वर्ष मिलेगा। घटाएंगे तो मिलेगा कितना? अरे 100 में से 24 घटाएंगे बचेगा 76। और 76 क्या हो जाएंगे? साधारण वर्ष हो जाएंगे। 76 क्या हो जाएंगे? साधारण वर्ष हो जाएंगे। कोई डाउट? आगे बात करते हैं। जैसे मैं कहूं 200 वर्षों में लीप वर्ष, तो आप मुझे बताएंगे कितने होंगे? फिर वही काम, 2 भागों में, एक तरफ लीप वर्ष, एक तरफ साधारण वर्ष। और 200 में भाग किसके लगानी होगी हमें? 200 में भाग किसकी लगानी होगी? 4 की। जब 4 की भाग लगाएंगे तो 4 पंजे 20, कट गया, बचा 0, 0 उतार देंगे, 0 कट गया भाई, कुछ नहीं बचा, यानी 50 हो गए लीप वर्ष। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 200 वर्षों तक पहुंचने के लिए हमें 100वां वर्ष क्रॉस करना पड़ेगा, 200वां वर्ष क्रॉस करना पड़ेगा। और ये दोनों शताब्दी वर्ष है, तो हमें लीप वर्ष में कितने घटाने होंगे? 2 घटाने पड़ेंगे। माइनस करेंगे 2, आएगा कितना? 48। यानी 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 48 लीप वर्ष होंगे। अंडरस्टैंड? 48 लीप वर्ष होंगे। क्यों 2 घटाए हैं भाई? क्योंकि 200 वर्षों तक पहुंचने से पहले हमें 100वां वर्ष करना होगा, और 200वां वर्ष भी पार करेंगे तब जाके होगा। तो ये तो शताब्दी है, ये भी शताब्दी है, शताब्दी है, इसलिए एक 100 में से 1 और 200 का, इन दोनों का मिला के 2 माइनस करेंगे, 48 हो जाएगा। अब 200 में 48 घटाएंगे, बचेंगे कितने? 152 वर्ष। 152 वर्ष। तो कितने साधारण वर्ष हो जाएंगे भाई? 152 वर्ष हो जाएंगे साधारण के, और लीप के कितने हो जाएंगे? 48 वर्ष हो जाएंगे। ये कहानी समझ आ रही है? डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। 300 वर्ष और 400 वर्ष।
देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा, ठीक है। बात करते हैं और आगे आगे बात करते हैं हम लोग कैसे 300 वर्षों के लिए 300 वर्षों में लीप वर्ष, और एक तरफ बात कर लेते हैं 400 वर्षों में लीप वर्ष, और एक तरफ बात कर लेते हैं 700 वर्षों में। ठीक है, बात करते हैं। अगर हम कहें 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी, तो भाई वही नियम कानून है, लीप वर्ष एक तरफ, साधारण वर्ष एक तरफ। तो जब इसको 400 से भाग लगाएंगे, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि 300 का भाग 4 से कर रहे होंगे, 400 से नहीं 4 से, तो 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 7 चौके 28, 2 बचेगा 0 5, कितने बार में कट रहा है 75। क्या 75 लीप वर्ष होंगे? क्यों नहीं, क्योंकि 300 वर्षों को पहुंचने के लिए पहले 100 वर्ष फिर 200 वर्ष आए, तब 300 वर्ष, तो कितने वर्ष माइनस करने होंगे 3, कितने 3, तो आएगा कितना 72, कितने लीप वर्ष 72, कितने 72। अगर 72 लीप वर्ष हुए तो 300 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 228, 228, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, और 9 में से, ठीक है 228 साधारण वर्ष हो जाएंगे। कितने साधारण वर्ष 228, कितने लीप 72। उसी तरह 400 वर्षों में अगर हम देखें, लीप वर्ष और साधारण वर्ष की बात करें, तो 400 में किसकी भाग लगाएंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 400 में जब भाग लगाएंगे 4 से 8, सॉरी 4 के में 4 कट गया, 2 शून्य बचे, यहाँ दोनों उतार दें। तो एक बात बताइए, 400 तक पहुंचने में हमें कहां कहां से जाना होगा, पहले 100 वर्ष, फिर 200 वर्ष, फिर 300 वर्ष, फिर 400 वर्ष पहुंचेंगे। ये तो शताब्दी है, लेकिन लीप शताब्दी तो नहीं है। ये भी शताब्दी है लेकिन लीप शताब्दी नहीं है। ये भी शताब्दी है लेकिन लीप शताब्दी नहीं है। लेकिन 400 तो एक लीप शताब्दी है। क्यों? क्योंकि हमने बताया शताब्दी वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य हो, और लीप शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जिनके अंत में 2 शून्य हो और 400 से पूरी तरह कट जाए। तो ये तो 400 से पूरी तरह कट रहा है। अगर ये 400 से पूरी तरह कट रहा है तो कौन सा वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष है। अब तो लीप शताब्दी वर्ष, तो हमें घटाना कितना होगा? केवल 1, 2 और 3। कितना माइनस करना होगा? 3। आएगा कितना? 97। इस बात को समझे, 4 नहीं माइनस करेंगे क्योंकि 400 जो है वो लीप शताब्दी वर्ष है। तो 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 97। कितने लीप वर्ष? 97। 97 लीप वर्ष होंगे तो कितने साधारण? 303। 303 क्या हो जाएंगे? साधारण वर्ष। ये बात समझ में आ गई। एक 700 वर्षों के लिए बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक। ठीक है, 700 को पहले फंडामेंटल से सॉल्व करते हैं, जो हमने तरीका आपको बताया। ठीक है, जब 700 वर्षों की बात कर रहे होंगे तो 700 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे और साधारण वर्ष कितने होंगे? तो 700 को भाग लगा रहे होंगे किससे? 4। तो 4 एकम में 4 बचेगा कितना? 3 0। तो कितनी बार में पहुंचेगा? 7 चौके 28, बचेगा कितना? 2 0 5 चौके 20। लेकिन देखिए अब ये 175 है, माइनस कितना करना होगा? पहले 700 वर्षों तक पहुंचे तो हम देखिए 100 वर्ष,
200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष, 600 वर्ष और 700 वर्ष। ये तो ना, ये लीप शताब्दी है नहीं है, तो हटा दीजिए, इसको हटाइए इसको, लेकिन ये तो लीप शताब्दी है, इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या ये लीप शताब्दी है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यानी कितना माइनस करना होगा? 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 कितना माइनस करना पड़ेगा? 6। और जब 6 माइनस करेंगे तो लीप वर्षों की संख्या क्या 169 नहीं होगी? यानी 700 वर्षों में 169 क्या है? लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष कितने होंगे? घटा देंगे। देखिए 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, और 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, और 6 में से 1 घटाएंगे 5, 531 साधारण वर्ष हो जाएंगे, 531 साधारण वर्ष हो जाएंगे। अब जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था उसके बारे में बात करते हैं। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो ट्रिक विशेष नहीं है, बस जो मैंने आपको समझाया है ये कुछ वर्षों के कोड के हिसाब से। तो जरा इतना नोट करिए, फिर बात करते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, मिटा के इसे। एक नई हेडिंग बनाते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे, जिसका नाम है विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। क्या? विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने का क्या मतलब है? पहले हमें ये तो पता चले विषम दिन होते क्या है। हेडिंग बना लेते हैं, विषम दिन। लिख लेते हैं परिभाषा। ऐसे दिन जो सप्ताह समाप्त होने के बाद शेष बच जाते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं। ऐसे दिन जो सप्ताह समाप्त होने के बाद शेष बच जाते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं। और सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह। जैसे मैं कहूं कि 9 दिनों में कितने विषम दिन हैं, तो 9 दिनों में कितने सप्ताह हैं? 9 दिनों में 1 सप्ताह होगा, 7 दिन तो खत्म हो गए। उसके बाद कितने दिन बचे? 2 दिन। कितने? 2 दिन। वह 2 दिन क्या कहलाएंगे? विषम दिन कहलाएंगे। उसी बात को हम समझने का काम कर रहे हैं। ऐसे दिन जो सप्ताह समाप्त होने के बाद समाप्त होने पर शेष बच जाएं, उन्हें विषम दिन कहते हैं। ऐसे दिन जो सप्ताह समाप्त होने पर शेष बच जाएं उन्हें विषम दिन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है समझिए। जैसे मैं कहूं 15 दिनों में 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? देखिए जैसे मैं बता रहा हूं आपको 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो 15 दिनों तक कितने सप्ताह होंगे? सप्ताहों को हटा देंगे,
जो अतिरिक्त दिन, जो एक्स्ट्रा डे बचेंगे वही तो विषम दिन होंगे भाई, वही तो विषम दिन होंगे। यानी 15 में भाग किससे लगाना होगा, 7 से। 7 से भाग लगाएंगे तभी तो विषम दिन के बारे में पता चलेगा। तो जब 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, 7 दूनी 14 और बचा कितना, 1। जो अगर 7 से भाग लगाते हैं और जो यहां बचता है उसे क्या बोलते हैं, सप्ताह। और जो यहां बचता है उसे बोलते हैं विषम दिन। तो कितने विषम दिन हुए, एक विषम दिन। कितने विषम दिन, एक विषम दिन। दूसरी भाषा में समझें कि यदि भाग लगाने पर जो शेषफल होता है, जो शेष दिन होते हैं, शेष दिन शेष बचता है, उन्हें क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 27 दिनों में विषम दिनों की संख्या। सत्ताईस दिनों में विषम दिन, कितने विषम दिन होंगे भाई, 27 दिनों में भाग लगाना होगा किससे, 7 से। जब हम 7 से भाग लगाएंगे 27 में तो 7 तिरिके 21, सॉरी 27 में लगाना है भाग 7 से, 7 तिरिके 21। तो 21 तक तो 7 से कट जाएगा, बचेगा कितना, 6। तो कितना आएगा, 6 विषम। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का यही मतलब है कि हम भाग लगा रहे हैं 27 में किससे, 7 से। 7 तिरिके 21, बचा कितना, 6। बचा कितना, 6। और जो ये बचा है यही क्या है, विषम दिन है। कौन सा दिन है, विषम दिन। और ये जो बचा है वो क्या है, सप्ताह। सप्ताह क्या है, सप्ताह। समझ में तो आ गया होगा। कैसे मिटा दे, मिटा दे। एक और एग्जांपल, एक दो और एग्जांपल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए पहले। मिटा देते हैं, ठीक है। दो दो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे 325 दिनों में, 325 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या होगी भाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। 325 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमें 7 से भाग लगाना होगा। और जब 7 से भाग लगाएंगे तो 325 में भाग करेंगे 7 से, तो 7 चौके 28, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 5 आएगा, 7 छक्के 42, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कितने सप्ताह आएंगे, 46 सप्ताह। और कितने विषम दिन, 3 विषम। कितने, 3 विषम दिन। कितने विषम दिन, 3। तो इसे काट के हम कितना लिखेंगे, 3 विषम दिन। बात समझ में आ गई होगी। इसका इस्तेमाल कैसे करना है इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और बात करेंगे इसका इस्तेमाल कैसे हम करें। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद बता दें कि इसका कहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपसे कि 51 दिनों में कितने विषम दिन
51 दिनों में कितने विषम दिन? तो कितने भाई, 51 में भाग लगाएंगे 7 से, 49, 49 कट जाएगा, बचेगा कितना? बचेगा कितना? 2। कितने विषम दिन? 2 दिन। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? ठीक है, तो 2 नोट लिखे हैं छोटे छोटे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन समझेंगे उसकी सहायता से। नोट, यदि यदि प्रश्न में पहले की बात करें, पहले की बात की गई हो, पहले की बात की गई हो, तो विषम दिन घटाते हैं, विषम दिनों को घटाते हैं। नोट नंबर 2 देखेंगे, यदि प्रश्न में बाद की बात की गई हो, बाद की बात की गई हो, तो विषम दिनों को जोड़ते हैं। 2 शब्द जरूरी है। पहला, पहले की बात करेंगे तो यहाँ माइनस करना होगा, अगर बाद की बात करेंगे तो यहाँ प्लस करना होगा, प्लस कर। ठीक है, आई होप ये बात सब समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, कहेगा यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज सोमवार है, आज कौन सा वार है? आज सोमवार है, सोमवार है, तो 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बाद शब्द कहा गया है, और बाद शब्द का मतलब विषम दिनों को जोड़ना होता है। तो कितने जोड़ेंगे हम? 2। क्यों? क्योंकि विषम दिनों की संख्या कितनी है? 2। ये क्या है? विषम दिन है। और जब जोड़ेंगे सोमवार में 2 दिन, तो सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार, क्या बुधवार, क्या आ जाएगा? बुधवार। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बुधवार। कौन सा बार? बुधवार। बात समझ में आ गई आपको? आगे होगी बात समझ में? तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट हो गया होगा, मैं समझता हूँ ये नोट हो गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग। नोट जो हमने 2 नोट लिखवाए हैं आपको, वो बहुत बेनिफिट वाले नोट हैं। अगर वो आपको याद होंगे, आपको समझ में आएंगे, तो आगे आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है, तो 53 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? इस बात को समझना होगा हमें। 2 चीजें समझनी है। पहला, किस दिन की बात की गई है? सोमवार की बात की गई है। और कितने दिनों बाद बात की गई है? 53 दिनों बाद। दूसरा कीवर्ड क्या है? बाद। बाद के लिए नोट में हमने क्या लिखवाया था?
जोड़ना होता है और पहले के लिए दिनों को घटाना होता है। कौन से दिन घटाने होते हैं? विषम दिनों को घटाना होता है। तो आज, आज का मतलब सोमवार, और बाद है तो बाद शब्द के लिए यहाँ प्लस लगाना होगा, अगर यहाँ पहले होता तो माइनस लगा देते। और 53 दिनों में विषम दिनों को ज्ञात करेंगे। तो विषम दिनों को ज्ञात करने के लिए किससे भाग लगाना होता है? 7 से। जब 7 से भाग लगाएंगे तो 70 से 49 कट जाएगा, बचेंगे कितने विषम दिन? 4। कितने बचेंगे? 4 विषम दिन बचेंगे। कितने विषम दिन बचेंगे? 4 विषम दिन बचेंगे। कैसे? देखिए, जब हम भाग लगाएंगे 53 में इससे 7 से, तो 7 बार में कटेगा, 70 49, बचेंगे कितने? 4। जो यहाँ बचते हैं उन्हीं को तो विषम दिन बोलते हैं। विषम दिन जो शेष में बचते हैं उन्हीं तो बोलते हैं। तो देखिए 4 विषम दिन, तो सोमवार में कितने दिन आगे बढ़ा के लिखने होंगे? 4 दिन आगे। तो सोमवार तो हो गया है, अगला दिन मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यानी यदि आज सोमवार है तो 53 दिन बाद कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। कितने दिनों बाद? 53 दिनों बाद। कितने दिनों बाद? 53 दिनों बाद। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो 42 दिन पहले, 42 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कितने दिनों पहले बात की गई है? 42 दिनों पहले। और आज कौन सा दिन है? मंगलवार। तो मंगलवार के नीचे डैश करेंगे और कितना दिन? 42 दिन पहले। पहले के लिए नोट में क्या लिखवाया गया था? विषम दिनों को घटाना होता है। तो बात करते हैं हम, मंगलवार माइनस, माइनस क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पहले लिखा है। यहाँ प्लस क्यों आया है? क्योंकि यहाँ बाद लिखा है। यदि बाद लिखा है तो प्लस और पहले लिखा है तो माइनस। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। 42 है तो 42 में भाग किससे लगाएंगे? 7 से। 7 6 के 42, 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। जैसे मैं आपसे जो बातें कह रहा हूँ, 7 6 के 42, 42 पूरी तरह डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये है कितने विषम दिन? 0 विषम दिन। कितने विषम दिन है? 0 विषम दिन। यानी अगर आज मंगलवार है तो 42 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? जब कोई विषम दिन आया ही नहीं तो वही दिन जो पृष्ठ में दिया गया होगा वही हो जाएगा। अगर आज मंगलवार है तो 42 दिनों बाद भी कौन सा दिन होगा? मंगलवार ही होगा। कौन सा दिन होगा? मंगलवार ही होगा। मेरी बात समझ गए होंगे? समझ गए होंगे आप? एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है? यदि आज शुक्रवार है तो 251 या 253 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कितने दिनों पहले बात की गई है? 253 दिनों का। 253 दिन पहले का क्या मतलब है? शुक्रवार। और 253 दिन पहले। तो आज अगर शुक्रवार है तो पहले के लिए माइनस लगाना होगा। और कितने दिनों पहले भाई?
253 दिनों पहले उसमें विषम दिनों को निकालना होगा। 7 से भाग लगाएंगे, 7 त्रिक 21, बचे कितने 4, 43 हो गया। और 7 से 42 बचे कितने 1, कितने विषम दिन होंगे, 1 विषम दिन होंगे। यानी शुक्रवार में 1 दिन घटाएंगे। तो शुक्रवार घटाने के लिए आपको चीजों को बहुत केयरफुली समझना होता है। जिस दिन में 1 घटाना है वह अपने आप में ही घट जाएगा। मतलब अगर शुक्रवार में 1 दिन घटाएंगे तो शुक्रवार अपने आप में घट जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा, बृहस्पतिवार। कौन सा आंसर आएगा, बृहस्पतिवार। ऐसा नहीं करेंगे कि शुक्रवार मतलब बृहस्पतिवार को घटा के और बुधवार आंसर देंगे, वो गलत हो जाएगा, वहां गलती हो जाती है। ठीक है, माइनस करते थे, बहुत केयरफुली आप इन चीजों को ध्यान दें कि शुक्रवार में जब 1 दिन घटाएंगे तो शुक्रवार अपने आप में घट जाएगा और बृहस्पतिवार आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ जितना भी मैंने पढ़ाया आपने खूब इंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। ये बेसिक क्लास है, मेरे बहुत सारे वीडियो इस पे अपलोड होंगे, तो हर एक टॉपिक का मैं एक एक वीडियो बना के इस पे डाल दूंगा, तो आप उसे देख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली श्योर है आप यूपी पुलिस हो, रेलवे हो या फिर जो भी वैकेंसी हो, उसके अच्छे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, समझ के अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।